हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक बार अपना कोर्स तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। फिर से आपका पूरा का पूरा जो अपना कोर्स है उसको वीडियो के माध्यम से शॉर्ट जो अपने क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनके बारे में से लेकर फिर से शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले पेपर 2 पढ़ाया था और वो था भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रथम अध्याय था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी वो कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो उस लेसन के जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं हम पहले उससे पढ़ेंगे आज, और उसी के अनुरूप क्योंकि लेंथी क्वेश्चन 20 मार्क्स वाले हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कोर्स रिवाइज कर चुके हैं। अब तीसरा जो अपना टॉपिक है छोटे वाले प्रश्न जो 2-2 नंबर के आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा भारत में राष्ट्रवाद का उदय आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश प्रशासन का गुलाम था हमारा भारत, और उस गुलामी की जंजीरों को किस रूप में तोड़ा गया और किस रूप से हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई और कैसे गुलाम बना भारत। पहले हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे अपने कोर्स को बढ़ाते हुए 2 नंबर के प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि किसने और कब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था, कि भारत में एकाधिकार करने का अधिकार किसने, कब और किसे ये अधिकार दिया था। तो आंसर हम लोग जानते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो उसका आंसर है 1600 ईस्वी में। कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ ने भारत से व्यापारिक संबंध बनाने का एकाधिकार दिया था। इसे हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सबसे पहले उसने अपने कदम रखे थे, और बंगाल में जब ये वहाँ पर आई तो उसने व्यापारिक जो कार्य था उसका उस व्यापारिक कार्य को तेजी से बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर 2 के रूप में हम देखते हैं। तो वो प्रश्न है कि कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरा अपना जो व्यापार था उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। वो कितना समय उनको लगा और व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में कितना समय उनको लगा, वो वर्ष कितने थे। तो जैसे 1600 ईस्वी में ये आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी जो था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में इनका वर्चस्व बन चुका था, और इन्होंने अपने जो व्यापार का चरमोत्कर्ष में पहुंचा दिया था। चरमोत्कर्ष का अर्थ आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट जिसके बाद उपलब्धि रुक जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जहाँ तक ले जाया जा सकता था व्यापार को वहाँ तक वो ले जाते हैं। तो वो चरमोत्कर्ष का काल 1750 ईस्वी रहा था। यानी 1600 से प्रारंभ होकर 1750 तक जब ये आते हैं तो 150 वर्ष हो जाते हैं। तो इस 150 वर्ष में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव जो बंगाल से प्रारंभ हुआ था वो बढ़ाते वो 1750 तक पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो कब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा धीरे धीरे भारत में अब शक्ति राजनीति का खेल भी प्रारंभ कर दिया था। तो वो कौन सा समय रहा था
जब कितना समय इनको लगा और वो कितने समय तक इस राजनीति के खेल को आगे बढ़ा चुके थे, वो शक्ति राजनीति का खेल कब तक बढ़ा? तो उसका जवाब है 1850 तक। कि 1850 तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में शक्ति राजनीति का खेल उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इस शक्ति राजनीति के खेल में शक्ति राजनीति का खेल इन्होंने प्रारंभ किया था और वो था 1850 में। यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ के कहने पर भारत से एकाधिकार व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित के द्वारा किया गया। 1750 ईस्वी में पूरे भारत में उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया और 1850 ईस्वी में शक्ति राजनीति का खेल उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इस शक्ति राजनीति के खेल में उन्होंने काफी कुछ भारत का जो सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत था, वो भारत अब खोखला हो चुका था। सारा का सारा धन जो था वो आर्थिक शक्तियों के द्वारा ले जाया गया था इंग्लैंड में। तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत पूर्ण रूप से खोखला हो चुका था। फिर उसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। राष्ट्रवाद के उदय की जो पहला कारण था वो था 1857 की क्रांति। कि 1857 की क्रांति में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 1857 की क्रांति एक राज्य क्रांति बन के रह गई थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की वो लहर चलाई जिससे पूरा जो भारत था वो पूरा भारत उस तरीके से एक तरह से हतप्रत रह चुका था कि अब हमको आज़ादी चाहिए। तो वो पहली लहर थी 1857 में। तो उस समय के एक प्रमुख किरदार थे जिनका नाम आप लोग जानते हैं, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति को हम जानते हैं, लेकिन मंगल पांडे का जो किरदार था वो बहुत ही फेमस किरदार था और उस मंगल पांडे को 1857 में फांसी दे दी गई। तो प्रश्न यही है कि किस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई? मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? तो वो समय था 5 अप्रैल 1857। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्यों दे दी गई थी? कारण क्या था? तो उस समय गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे और ऐसे कारतूस जिनको मुंह से खोला जाता था और फेंका जाता था, उससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था और इस विरोध को अंग्रेज सहन नहीं कर सके और सहन नहीं करने की वजह से ही मंगल पांडे की जो सराहनीय भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम की उस प्रथम लहर को आगे बढ़ाने के लिए, उस लहर को रोकने में इन्होंने मंगल पांडे की हत्या कर दी थी, उसे फांसी चढ़ा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि कब सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार का समय प्रारंभ हुआ था? कि वो कौन सा समय था जब सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की लहर उठ गई थी? तो आंसर है 19वीं सदी में। 19वीं सदी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 19वीं सदी में क्या हुआ था? एक पुनर्जागरण की लहर फैल गई थी जिसने सामाजिक धार्मिक बुराइयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि बहुत सारी बुराइयां हैं जिसे हमें दूर करना होगा। तो 19वीं शताब्दी जो है वो पुनर्जागरण के युग की शताब्दी कही जा सकती है। और इस 19वीं शताब्दी में कौन कौन से पुनर्जागरण के प्रमुख प्रवक्ता रहे या कौन कौन से प्रमुख कार्यकर्ता रहे जिन्होंने इस पुनर्जागरण की लहर को आगे बढ़ाया? तो नाम आता है
राजा राम मोहन राय का, कि राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती और रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसे महारथी जो थे, उन्होंने पुनर्जागरण के इस युग में उसे प्रारंभ करने के लिए एक आगे से चलाया, कार्यकाल चलाया और उस लहर को उन्होंने रुकने नहीं दिया। लगातार उस पुनर्जागरण के अंदर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं तो इन्होंने किस प्रकार की कुरीतियों को अंत करने का बीड़ा उठाया? तो आंसर आता है सांस्कृतिक कुरीतियों को, सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियां। सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियां थी जिनको हटाने के लिए 19वीं सदी में धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए पुनर्जागरण का कार्यकाल चला था, जिसमें राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक बहुत ही अधिक सक्रिय भूमिका में रहे थे। अगला प्रश्न है कि इन्होंने कौन कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक बुराइयों को हटाया? कि राजा राम मोहन राय और इन्होंने राजा राम मोहन राय ने किसको हटाया? तो प्रश्न है, आंसर है सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और धार्मिक अंधविश्वास। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विवाह और धार्मिक अंधविश्वास के विरोध में इन्होंने पुनर्जागरण का जो डंका बजाया और किस तरीके से उस समय के जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां थी उस कुरीतियों को दूर करने के लिए उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? कि वो कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो आप लोग जानते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ने उस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए एक मठ बनाया, एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रह्म समाज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कर इन्होंने क्या किया था? एक सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की व्यवस्था जो उन्होंने चलाई थी वो अभूतपूर्व योगदान के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया और आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से आज हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण रहे हैं उसमें से जो मुख्य छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं, एक एक दो नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले आते थे लेकिन अब उनको बंद कर दिया गया है। उसके स्थान पर इन आंसर में शब्दों को देखा गया है। शब्द सीमा 15 प्रश्न है कि 15 शब्दों तक आप इसका 15 से 20 शब्द तक आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको वाक्यों में लिखना है जिससे ये शब्द का रूप धारण कर लेंगे।